हेलो, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो। चलिए, आज हम लोग अपने द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की जो हम क्लास हमारी चल रही है, विलियम जे लॉन्ग की बुक हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके कंटिन्यूएशन में अगली क्लास हम आपके लिए लेके आए हैं। तो फटाफट आप सभी लोग जो है जुड़ जाइए और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी आप शेयर कर दीजिए लिंक, और उनको बोलिए कि फटाफट क्लास में आ जाए ताकि आज की क्लास हम लोग कर सकें। ठीक है, चलिए आज की जो हमारी क्लास है वो हम लोग चौसर के एज में इस समय पहुंच चुके हैं। तो चौसरियन एज पर हम लोग विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं, उसी को हम लोग पढ़ेंगे ना। तो चलिए आप अपने साथियों को भी बुला लीजिए और हम लोग फिर से क्लास को शुरू करते हैं। तो कुछ हमारे स्टूडेंट्स आ भी गए हैं। श्वेता इज देयर, काजल इज देयर। गुड इवनिंग श्वेता, गुड इवनिंग काजल, एवरीवन गुड इवनिंग। चलिए, बहुत बढ़िया। बहुत आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए एंड आस्क देम टू ज्वाइन द क्लास। चलिए, अभी तक जहां तक आप लोगों को पढ़ाया गया उसको रिवीजन कर लीजिए। रिवाइज करके बेटा आप लोग उसके नोट्स जरूर तैयार करते चलिए, और साथ साथ में कोशिश करिए कि मैक्सिमम चीजें आप लर्न करते रहिए, ताकि जब मैं इस पे बेस्ड एमसीक्यूज वगैरह कराऊं ना, तो आप ज्यादा से ज्यादा सही आंसर दे सके ना। तो चलें, हम लोग चलते हैं, शुरू करते हैं। आज हम लोग चौसर के फर्स्ट पीरियड के वर्क्स के बारे में सबसे पहले शुरुआत करेंगे। उसके बाद फिर दूसरा और तीसरा पीरियड जो है हमारा वो चलेगा ना। तो चलिए, लेट्स बिगिन द फर्स्ट पीरियड ऑफ चौसर। चौसर का पहला पीरियड, जिसको हम लोग फ्रेंच पीरियड के नाम से भी जानते हैं, वर्क्स का, उसको देखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं इनका जो फ्रेंच पीरियड है, फ्रेंच पीरियड में हमारा जो सबसे बेस्ट नोन इनका पहला पीरियड फ्रेंच पीरियड जो है, इसमें सबसे बेस्ट नोन जो इनकी पोयम है वो है हमारी रोमाउंट ऑफ द रोज ना, रोमन डिला रोज। फर्स्ट पोयम जो रोमन डिला रोज पर बेस्ड है, जिसका नाम है रोमाउंट ऑफ द रोज। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फ्रेंच पीरियड का है, ध्यान रखिएगा। ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है पीरियड का, किस पीरियड का है। तो रोमन डिला रेज हमारी किसकी है? फ्रेंच पीरियड का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये ली कहाँ से गई है? ये ट्रांसलेशन है, रोमन डिला रोज का ट्रांसलेशन है। ध्यान रखिएगा, रोमन डिला रोज एक फ्रेंच बुक है, उसका ट्रांसलेशन है। ठीक है, इसी को इन्होंने नाम दिया रोमाउंट ऑफ द रोज, रोमाउंट ऑफ द रोज। तो ये क्या है? ट्रांसलेशन ऑफ रोमन डिला रोज। रोमन डिला रोज क्या है? तो एक फ्रेंच बुक है, एक फ्रेंच बुक है, पोयम है, मिडिल एज की बड़ी फेमस पोयम है, उसी का ट्रांसलेशन इन्होंने किया है ना। इसमें पूरा जो है लब एलगरी है, ये पूरा रोमन डिला रोज क्या है? लव एलगरी है, ध्यान रखिएगा, लव एलगरी। ठीक है, चलिए। कह रहे हैं कि द रोज ग्रोइंग इन इट्स मिस्टिक गार्डन इज टिपिकल ऑफ द लेडी ब्यूटी। और रोज जो है वो सिंबल है लेडी की ब्यूटी का। एंड गैदरिंग द रोज रिप्रेजेंट्स द लवर्स अटेम्प्ट टू विन हिज लेडीज फेवर। और इसमें रोज गैदर करने का जो काम है ना, रोज को इकट्ठा करता है। इट इज अ काइंड ऑफ प्रपोजल गिवन टू द लेडी टू विन हर फेवर। उसका फेवर जीतने के लिए जो प्रेमी आशिक जो होता है वो अटेम्प्ट करता है, प्रयास करता है, वही है रोज गैदरर। ठीक है, तो ये काफी फेमस मतलब कह सकते हैं इनका एक एलेगरी है। और एलेगरी किस लिए है? क्योंकि आप देखिए यहाँ पर डिफरेंट फीलिंग्स को जो है, लव, हेट, एनवी, जेलसी, इन सबको यहाँ पर दिखाया गया। सब जो है आर द एलिगोरिकल पर्सन ऑफ द पोएट्स ड्रामा। ये सब आप करेक्टर हैं, ये सब क्या है? एलेगरी है ना। उसमें करेक्टर का नाम लव है, हेट है, एनवी है, जेलसी है, आइडलनेस है, स्वीट लुक्स है, ये सब करेक्टर हैं। और ये सब हैं क्या? अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं। जब करेक्टर को, अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को करेक्टर के रूप में प्रेजेंट करते हैं तो क्या होता है? एलेगरी होता है ना। चलिए, तो ये बहुत ही फेमस एलेगरी है। आगे चलते हैं। अब देखिए, माना जाता है कि ये काफी लगभग 8,000 लाइन में लिखी गई थी, लेकिन पहली 1700 लाइन्स जो हैं, इट वर बेसिकली सपोज टू बी रिटन बाय चौसर। एंड लेटर ऑन जो है बहुत सारे राइटर्स ने इसको एडिट किया है। तो ऐसा माना जाता है कि बाकी सारे राइटर्स ने शायद इसमें लाइंस को ऐड कर दिया होगा। तो इनके फ्रेंच पीरियड की पहली अगर आपसे कोई पूछे पोम कौन सी है, तो आप बताएंगे रोमाउंट ऑफ द रोज। दूसरी इंपॉर्टेंट पोम कौन सी है इनकी, ध्यान रखिएगा। यही जो इनके पैटर्न थे ना, जॉन ऑफ गाउंट, जॉन ऑफ गाउंट जो थे, इनके पैटर्न थे किसके? चौसर के, चौसर के पैटर्न थे।
तो जॉन ऑफ गाउंट की वाइफ की डेथ पर जो है इन्होंने लिखा था, जिनका नाम था, जिनको इन्होंने नाम दिया था डेथ ऑफ ब्लैंकी द डचेज ना, डेथ ऑफ ब्लैंकी द डचेज। ये इनकी इस पीरियड की सबसे बेहतरीन पोयम मानी जाती है, ध्यान रखिएगा। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, बुक ऑफ डचेज। तो इसका दो नाम है, एक तो आप लिख सकते हैं डेथ ऑफ ब्लैंकी द डचेज, डेथ ऑफ ब्लैंकी द डचेज, या इसी को हम बोलते हैं बुक ऑफ डचेज, या इसी को बोलते हैं बुक ऑफ द डचेज। ठीक है, तो ये किस पर लिखा गया है? ऑन द डेथ ऑफ हिज पैट्रन्स वाइफ, इनकी पैट्रन जो थे जॉन ऑफ गाउंट, उन्हीं की वाइफ की डेथ पर ये लिखा था। उनका नाम क्या था? ब्लैंकी। क्या नाम था? ब्लैंकी। ठीक है, वाइफ ऑफ चॉसर्स पैट्रन, ये चॉसर के पैट्रन की वाइफ थी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। एडिशनल पोएम्स इनकी, और इस पीरियड में पोएम्स जो हैं, तो दो पोएम आपको याद रखनी है, ध्यान रखिएगा, दो में से आप कोई भी भूलेंगे नहीं ना, दोनों आपको याद रखनी है। रोहित गुड इवनिंग। चलिए, तो और भी पोएम छोटी छोटी सी हैं, दैट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट। जैसे इनका एक है कंप्लेन टू पिटी, ये भी लव पोएम है। और द एबीसी, ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, एबीसी जो है वो मदर जो वर्जिन मेरी है ना, उनको एक प्रेयर है। एबीसी इज अ प्रेयर टू द वर्जिन, वर्जिन जो है मदर मेरी, उनको एक प्रेयर है। ठीक है, ये भी ट्रांसलेशन कहाँ किया गया है? फ्रेंच का एक जो है सिस्टर्सियन मॉन्क थे, उन्हीं के वर्ड से ये ट्रांसलेशन किया गया है। इतना आप मत याद रखिए, बस इतना याद रखिए कि ये प्रेयर जो है पोयम है, जिसमें वर्जिन मेरी को प्रे किया है इन्होंने। ठीक है, चलिए अब आ जाइए, देखते हैं आ, इनके बारे में कहा जाता है कि चौसर महोदय जो थे, उन्होंने बहुत सारे लोगों से सोर्सेस से लिया हुआ था, कॉपी करके, या कह सकते हैं उनसे सीख करके। तो बहुत सारे लोग इनके ऊपर प्लेजरिज्म का भी चार्ज लगाते हैं ना, कहते हैं साहित्य चोरी भी इन्होंने बहुत किया है ना। तो इन्होंने नंबर ऑफ जो है, नंबर ऑफ व्हाट चौसर कॉल्स, बहुत सारे बैलर्स, राउंडल्स और जो है वायरलेस जो है, वायरलेस जो है, इन्होंने किससे कॉपी किए हैं? फ्रेंच से, ध्यान रखिएगा, फ्रेंच से। और इसीलिए फ्रेंच की कॉपी करने के लिए ही इनके फ्रेंड थे, फेलो फ्रेंड और फेलो पोएट थे, जिनका नाम था जॉन गावर। जॉन गावर ने इनकी पोएट्री के लिए क्या कहा था? द लैंड वॉज फिल्ड। ध्यान रखिएगा, फ्रेंच में इन्होंने कहा था कि वहां पे इतना मटेरियल है कि आप कुछ भी लेकर के क्या कर सकते हैं? पोएट्री लिख सकते हैं। तो द लैंड वॉज फिल्ड टर्म इन्होंने यूज किया था। ठीक है, चलिए फिलहाल यहाँ पे आकर के हमारा जो इनका फ्रेंच पीरियड है वो समाप्त होता है। इसमें दो किताबें आपको जरूर याद रखनी है, एक पहला रोमाउंट ऑफ द रोज, और एक दूसरा द बुक ऑफ डचेज, ये आपको भूलना नहीं है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? रोहित कह रहे हैं सॉरी सर आई एम लेट, कोई बात नहीं है, लेट है कोई बात नहीं है। चलिए सेकंड पीरियड आइए देखते हैं। सेकंड पीरियड जिसको हम इटालियन पीरियड कहते हैं, ये इटालियन पीरियड में इनकी जो पहली मुख्य रचना है वो है हमारी ट्रॉयलस एंड क्रेसिड। ये पोयम है ऑलमोस्ट 8000 लाइन्स, भैया 8000 लाइन्स हैं। रट लीजिएगा, पढ़ लीजिए, रट लीजिए, जो कर सकते हैं कर लीजिए ना। 8000 लाइन, भाई मजाक थोड़ी ना है, 8000 लाइन बहुत होता है ना। चलिए, द ओरिजिनल स्टोरी वाज अ फेवरेट ऑफ मेनी ऑथर्स ड्यूरिंग द मिडल एजेस। बहुत फेमस स्टोरी है इसकी। शेक्सपियर मेक्स यूज ऑफ इट इन हिज ट्रॉयलस एंड क्रेसिडा। ट्रॉयलस एंड क्रेसिडा नाम का प्ले शेक्सपियर ने भी लिखा है, यहीं से स्टोरी ली है उन्होंने ना, ट्रोजन वार से स्टोरी ली है। द इमीडिएट, लेकिन इसका इमीडिएट सोर्स क्या है? ध्यान रखिएगा, द इमीडिएट सोर्स ऑफ चॉसर्स पोयम, चॉसर की पोयम का जो सोर्स है वो कौन है? बोकैसियो की एल फेलस्ट्रेटो। रट लीजिएगा, बोकैसियो की एल फेलस्ट्रेटो से सोर्स लेकर इन्होंने क्या लिखा है? ट्रॉयलस एंड क्रेसिडा लिखा है। ध्यान रखिएगा, ट्रॉयलस एंड क्रेसिड, ये तो शेक्सपियर वाली है, ये ट्रॉयलस एंड क्रेसिड। ठीक है, The love smitten one, but he uses his material very freely to reflect the ideals। इसको छोड़ दीजिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए कि बोकैसियो के एल फिलेस्ट्रेटो से इसका सोर्स लिया गया है, और ये इटालियन पीरियड का है। इटालियन पीरियड का जो हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट पोम है वो है हाउस ऑफ फेम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि इट वॉज एन अनफिनिश्ड पोयम, ये एक अनफिनिश्ड पोयम थी ना, अनफिनिश्ड पोयम थी। House of Fame is one of Chaucer's unfinished poems,
हैविंग द रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ लॉफ्टी थॉट एंड सिंपल लैंग्वेज। ये सब छोड़ दीजिए, बस इतना याद रखिए, एक अनफिनिश्ड जो है ये पोयम थी, हाउस ऑफ फेम। ठीक है, चलिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जो है इसमें बहुत सारे इन्होंने नेम याद किए हैं, तो इसमें फॉर मेनी ऑफ हिज आइडियाज, बहुत सारे जो चौसर के आइडियाज हैं ना, चौसर ने किससे लिया है? दांते से लिया है, ओविड से लिया है और वर्जिल से लिया है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत सारे आइडियाज इन्होंने वहां से लिए हैं, कॉपी किए हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग तो इनके ऊपर ये चार्ज भी लगाते हैं कि इन्होंने सबके आइडियाज को डायरेक्टली रख दिया है, क्रेडिट भी नहीं दी। इनके ऊपर प्लेजरिज्म का चार्ज भी कुछ लोग लगा देते हैं। चलो, तीसरी इस पीरियड की जो ग्रेट पोयम है, दो तो आपने ऊपर देख ली, तीसरी जो है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है लिजेंड ऑफ गुड विमेन। ठीक है, लिजेंड ऑफ गुड विमेन, ये बहुत ही फेमस पोम है। ये एक्चुअली क्या था कि इसमें जो है जो चौसर है, मतलब जो नरेटर है, वो एक फील्ड में लेटा हुआ रेस्ट कर रहा है। वहां पर डेजीज के फील्ड में, डेजीज का एक खेत है, वहां पर वो लेटा हुआ है। अचानक उसको नींद आ जाती है और वहां पर वो देखता है कि एक बहुत ही ये हैप्पी लोगों का प्रोसेशन जो है वो उसके करीब आता है। पहले जो है लव गॉड आते हैं, लव गॉड लीडिंग बाय द हैंड अल्सेस्टिस। अल्सेस्टिस जो है उनका हाथ अपने हाथ में लेकर के आते हैं, मॉडल ऑफ ऑल वाइफली वर्चूज। और एल्सेस्टिस जो है ये जितनी भी वाइफली वर्चूज है ना उसको रिप्रेजेंट करती हैं। ये सपना देख रहे हैं कि गॉड ऑफ लव अपने हाथ में अल्सेस्टिस का हाथ लेकर के आए हुए हैं। हुज एम्ब्लेम इज द डेजी, और उनका निशान क्या है? डेजी है ना, उनकी चिन्ह क्या है? डेजी है। एंड बिहाइंड देम फॉलो अ ट्रूप ऑफ ग्लोरियस वुमेन, और उसके पीछे बहुत सारी औरतों का, शानदार औरतों का पूरा जत्था, पूरी भीड़ लगी हुई है। ऑल ऑफ whom हैव बीन फेथफुल इन लव, ये वो महिलाएं हैं जो प्रेम में बहुत ही फेथफुल रही हैं, लॉयल रही हैं। वो सब महिलाएं उनके पीछे आती हैं। दे गैदर अबाउट द पोएट, सब पोएट के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। द गॉड अपब्रेड्स हिम फॉर हैविंग ट्रांसलेटेड द रोमांस ऑफ द रोज, और गॉड उसको डांटता है, किसको? नरेटर को, मतलब पोएट को डांटता है। कहता है कि तुमने रोमांस ऑफ द रोज जैसा कविता लिख करके बहुत गलती की, जिसमें तुमने महिलाओं को क्रिटिसाइज किया है। ठीक है, फॉर हिज अर्ली पोएम्स रिफ्लेक्टिंग ऑन द वैनिटी एंड फिकलनेस ऑफ वेमेन, क्योंकि रोमाउंट ऑफ द रोज में इन्होंने क्या दिखाया है कि औरतें बहुत फिकल माइंडेड होती हैं, बहुत ही क्या होती हैं? वैनिटी उनके अंदर बहुत होती है। तो उसके लिए ये माफी मांगते हैं। गॉड इनको क्या करता है? डांट रहा है, कह रहा है कि तुमने औरतों के साथ बहुत अन्याय किया अपनी उस पोयम में, उसके लिए तुम माफी मांगो ना। तो उसके बाद गॉड ऑफ लव के जो पत्नी है अल्सिस्टस, अल्सिस्टिस, तो एल्सिस्टिस जो है इंटरसीड्स फॉर हिम एंड ऑफर्स पार्डन। एल्सिस्टिस कहती है कि ऐसा है कि हम तुम्हें माफ कर देंगे, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। क्या करना होगा? इफ ही विल अटोन फॉर हिज एरर्स बाय राइटिंग अ ग्लोरियस लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, अगर वो अच्छी औरतों की खूब शानदार कहानी लिख करके लोगों को प्रचारित करे, तो मैं क्या करूंगी? तुम्हें माफ कर दूंगी। ये कौन कहता है? एल्सेस्टिस कहती है। ये सब सपना चल रहा है, ध्यान रखिएगा, सपने में। चौसर प्रोमिसेस एंड एज सून एज ही अवेक्स सेट्स हिमसेल्फ टू द टास्क, और माना जाता है चौसर उससे प्रॉमिस करते हैं, हाँ ठीक है मैं ऐसा करूंगा, और जैसे ही वो करते हैं उनकी नींद खुल जाती है और तुरंत वो पोयम लिखना शुरू कर देते हैं। 9 लीजेंड्स वर रिटन, 9 कहानियां इसमें लिखी गई। 9 लीजेंड्स वर रिटन ऑफ विच थिस्बे इज परहैप्स द बेस्ट, और सबसे इसमें कहानी फेमस कौन सी है? थिस्बे है। आज भी मैं एमए प्रीवियस की क्लास जब सुबह ले रहा था तो थिस्बे मैंने आपको अंडरलाइन कराया था, वहां पे बताया था कि हमेशा आपको मिलेगा। तो सबसे फेमस कहानी कौन सी है? थिस्बे की। इज परहैप्स द बेस्ट, इट इज प्रोबेबली चॉसर इंटेंडेड टू मेक दिस हिज मास्टरपीस, डिवोटिंग मेनी इयर्स टू स्टोरीज ऑफ फेमस वुमेन हु वर ट्रू टू लव। ऐसा लगता है पोयम को देख करके चौसर अपनी सबसे अच्छी पोयम इसी को बनाना चाहते थे और कई साल इसको देना चाहते थे। अच्छी अच्छी जो औरतें फेथफुल रही हैं लव में, उनकी कहानियां ये लिखना चाहते थे। बट इधर बिकॉज ही वेरिड ऑफ हिज थीम, because the plan of the Canterbury Tales was growing in his mind, he abandoned the task in the middle of his 9th legend.
लेकिन अब क्या हुआ, इनके दिमाग में कैंटरबरी लिखने के लिए आ गया, या उस थीम से ये बहुत ज्यादा आगे लिखना नहीं चाहते थे, जो भी हुआ हो, लेकिन 8 स्टोरी इसकी कंप्लीट हुई थी। 9th के ये मिडिल में पहुंचे थे, तभी इन्होंने क्या किया, ये स्टोरी लिखना बंद कर दिया। ठीक है, ये स्टोरी लिखना बंद कर दिया। फॉर्चुनेटली परहैप्स फॉर द रीडर विल फाइंड द प्रोलॉग मोर इंटरेस्टिंग देन एनी ऑफ द लीजेंड्स। शायद प्रोलॉग से ज्यादा बेहतर और कोई जो है स्टोरी इनकी न मिले, इसलिए इन्होंने लिखना बंद कर दिया। अब क्यों बंद किया ये कोई नहीं जानता, लेकिन शुरुआत में तो इन्होंने प्लान बनाया था कि हम बहुत बड़ी कविता लिखेंगे, लेकिन 8.5 स्टोरी लगभग लिखने के बाद इन्होंने क्या किया, द लीजेंड ऑफ गुड वेमेन लिखना छोड़ दिया। ठीक है, तो ड्रीम एलेगरी है, ध्यान रखिएगा। लीजेंड ऑफ गुड वेमेन क्या है, ड्रीम एलेगरी है। नेहा इज हियर, गुड इवनिंग। इनायत इज हियर, खुश रहिए। चलिए, प्रतिभा इज हियर, हेलो। ठीक है एवरीवन, चलिए। नाउ द थर्ड पीरियड, तो 3 बुक आप जो है इनके इटालियन पीरियड में आप जरूर याद रखिएगा, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड पीरियड में हम क्या देखते हैं, वी हैव चौसर्स मास्टरपीस। इसमें चौसर की एक ही बुक है जो कि बहुत ही फेमस है, आप सबको पता है, वो है कैंटरबरी टेल्स। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं इसके बारे में, कैंटरबरी टेल्स के बारे में। हालांकि ये कैंटरबरी टेल्स भी इनकी फिनिश तो हो नहीं पाई थी ना। आइए हम कैंटरबरी टेल्स को डिटेल में पढ़ते हैं। तो प्लान ऑफ कैंटरबरी टेल्स क्या था। अब देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको मिलेंगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेगा, तो ध्यान से इसको पढ़ना है ना। बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी है कि अरे ये सब तो हम जानते हैं, छोटी छोटी चीजें मिलेंगी जो आपको नहीं पता होगा, और वही एग्जाम में आ जाता, फिर गलती हो जाती है। कैंटरबरी टेल्स की अब बारे में बता रहे हैं जब लॉन्ग साहब हमारे, तो कह रहे हैं कि अपोजिट ओल्ड लंदन, जो पुराना लंदन है उसके अपोजिट में अगर हम देखें तो एट द सदर्न एंड ऑफ लंदन ब्रिज, लंदन ब्रिज है जहां से लंदन अलग होता है, तो इसका जो साउथ एंड है, सदर्न एंड है लंदन ब्रिज का, वहां पर एक इन हुआ करता था जिसका नाम था टाबार्ड। क्या नाम था, टाबार्ड इन। ठीक है, ये जगह का नाम क्या था, साउथ वार्क। साउथ वार्क में एक टाबार्ड इन हुआ करता था। ठीक है, एक ऐसी जगह, अ क्वार्टर मेड फेमस फॉर नॉट ओनली बाय द कैंटरबरी टेल्स, केवल कैंटरबरी टेल्स की वजह से ये फेमस नहीं है कि आपको कैंटरबरी टेल्स में ये टाबार्ड इन मिल गया तो आज आप जानते हैं इसको, ये पहले से भी फेमस है। क्यों फेमस है, आल्सो बाय द फर्स्ट प्ले हाउसेज वेयर शेक्सपियर हैड हिज ट्रेनिंग, ये पहला प्ले हाउसेज में से एक है जहां पर शेक्सपियर ने भी अपनी ट्रेनिंग ली थी। ध्यान रखिएगा, शेक्सपियर वहां जाते थे, वहां पे बहुत सारे एक्टर उस समय के इकट्ठा होते थे, बहुत सारे ड्रामेटिस्ट, तो शेक्सपियर ने भी वहां पर अपनी ट्रेनिंग ली हुई है। तो टाबार्ड इन इसलिए भी फेमस है, इसलिए नहीं कि केवल ये आपके कैंटरबरी टेल्स में आ गया और इसलिए फेमस है, बल्कि आपका जो है शेक्सपियर जैसे महान राइटर भी वहां पर आए हुए हैं। दिस साउथ वार्क वाज द पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ ऑल ट्रेवल टू साउथ। एक्चुअली होता क्या था कि नॉर्थ से लंदन की तरफ से जब लोग साउथ की तरफ जाते थे, मतलब कैंटरबरी की तरफ, और जो साउथ वार्क है उधर की तरफ जाते थे, तो ये लंदन ब्रिज से होकर ही जाना होता था, यही एक रास्ता था। और इसी लंदन ब्रिज जहां समाप्त होता था, इसी के पास वो होटल था टाबार्ड इन, जो होटल था टाबार्ड इन। तो एक्चुअली ज्यादातर लोग साउथ की तरफ ट्रेवल करने वाले यहाँ पर आते थे और यहाँ पर रुकते थे। और उस समय देखें तो थॉमस ए बेकेट का जो श्राइन है वो बहुत फेमस था। थॉमस ए बेकेट, वही 11th सेंचुरी वाले, जिन पर जो है मतलब आरोप लगा था, बाद में हत्या हो गई थी उनकी ना, तो उन्हीं बेकेट साहब पर आप देखेंगे बाद में टीएस इलियट ने द मर्डर इन कैथेड्रल जो है उसी पर बेस्ड है, ध्यान रखिएगा, मर्डर इन कैथेड्रल। तो कह रहे हैं कैंटरबरी में थॉमस ए बेकेट का जो है श्राइन है, उनका चर्च है, मतलब कह सकते हैं, और जितने भी मिडिवल हमारे पिलग्रिमेज थे उस समय के, उस चर्च में जाया करते थे। वो फेमस मंदिर एक प्रकार से कह सकते हैं था, इनका धार्मिक स्थल था, वहां पर जाते थे। एक शाम को क्या हुआ, ऑन स्प्रिंग इवनिंग, एक जो है बसंत का समय था, इवनिंग का टाइम था, एट द इंस्पायरिंग टाइम ऑफ द ईयर व्हेन लॉन्जन फॉक टू गून ऑन पिलग्रिमेज, जब जो बहुत सारे हमारे पिलग्रिमेजेस पर जाने के लिए यात्री लोग आते थे, ऐसा समय था, बसंत का टाइम होता है,
ना ठंड है ना गर्मी है, सबसे सही यात्रा के लिए होता था ना। पहले तो लोग पैदल यात्रा करते थे, अब तो आप एसी कार में, फ्लाइट में, सब में जाते हैं तो आपको नहीं पता चलता, लेकिन पैदल चलते थे तो मौसम को भी बहुत देखना पड़ता था ना। बारिश के मौसम में जा नहीं सकते थे, बहुत भयंकर गर्मी में जा नहीं सकते थे, बहुत भयंकर ठंड में नहीं, तो ऐसे मौसम में जाया करते थे ना। तो बसंत के ऋतु में ज्यादा प्रायः लोग उस मंदिर पर जाया करते थे। चौसर भी उन्हीं के साथ, चौसर एलाइट्स एट द टाबार्डिन, चौसर भी टाबार्डिन में पहुंचते हैं। एंड फाइंड्स इट ऑक्युपाइड बाय अ वेरियस कंपनी ऑफ पीपल बेंट ऑन पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज जाने के लिए बहुत सारे प्रकार के लोग वहां पर इकट्ठा हुए हैं। चौसर उन लोगों को देखते हैं। चौसर alone had brought them together, for it was the custom of pilgrimage to wait at some friendly inn until a sufficient company were gathered to make the journey pleasant and safe from the robbers that might be encountered on the way। अब इसकी मीनिंग समझिए, वहां पर इतने लोग इकट्ठा क्यों होते थे। अब देखिए क्या होता था बेटा कि पहले जो है बहुत सारे लोग यात्रा के लिए आए और यहाँ टाबार्ड इन में रुके, यहाँ पर ग्रुप बनता था। आगे यात्रा लंबी है, जंगल है, बैरन लैंड है ना, तो चोर डाकू जो होते थे वो आक्रमण करके लूट लेते थे। अगर 2-4 लोग जाएंगे तो उनको लूट लेंगे, तो इसलिए ग्रुप में जाया करते थे ना, पूरा ग्रुप बनाते थे। तो यहाँ पे क्या होता था, जैसे मान लीजिए 5 लोग यहाँ से आ गए, 5 लोग वहां से आ गए, ऐसे करके 15 लोग इकट्ठा हो गए अलग अलग जगह से। तो फिर ये लोग आपस में तय कर लेते थे, चलो ठीक है हम 15 लोग साथ में निकलते हैं, सबका ग्रुप बन जाता था और वो फिर आगे यात्रा के लिए निकल जाते थे। 3-4 लोग मान लीजिए बच गए, अब फिर 4-6-10 लोग आते, फिर 15 लोग मिलकर के आगे निकल जाते हैं। इस प्रकार से एक पूरे ग्रुप में जो है ये निकलते थे, क्योंकि चोर डाकू लुटेरे इनके ऊर चाकी आक्रमण न करें, इनकी यात्रा अच्छी भी हो जाए। अकेले पैदल जाएंगे उतना लंबा बोर भी हो जाएंगे, और हो सकता है लुटेरे वगैरह लूट लें, मार दें, मर्डर कर दें, इसलिए ग्रुप में भी ये लोग जाते थे। तो ये क्या था, ये ट्रेंड था उस समय का। चौसर भी पहुंच गए बाई चांस जो है, और चौसर ने भी उन कंपनी को ज्वाइन कर लिया। चौसर ज्वाइंस दिस कंपनी एंड विच इंक्लूड्स ऑल क्लासेज ऑफ इंग्लिश सोसाइटी। अब उस कंपनी में सोसाइटी के जितनी क्लास है सब उस कंपनी में है, मतलब हर वर्ग के लोग हैं ना, हर वर्ग के लोग हैं। वैसे भी चौसर के आप करेक्टर पढ़िए तो आपको पता चल जाएगा। फ्रॉम द ऑक्सफर्ड स्कॉलर, इसमें ऑक्सफर्ड से पढ़ा हुआ स्कॉलर से लेकर के ड्रंकन मिलर तक का करेक्टर है ना, मतलब पियला तक का करेक्टर इसमें इन्होंने दिखाया है। एंड एक्सेप्ट्स ग्लैडली दियर इनविटेशन टू गो विद देम ऑन द मारो, और अगले दिन यात्रा पर जाने के लिए चौसर भी ग्लैडली तैयार हो जाते हैं। चलो यार बहुत अलग अलग प्रकार के लोग हैं, बड़ा मजा आएगा। अब होता क्या है, शाम को भोजन का समय है, सफर का टाइम है। जो हमारे टावार्ड इनका हॉस्ट है, बड़ा जॉबियल टाइप का है ना, बड़ा हंसी मजाक टाइप का, मजाकिया टाइप का इंसान है। तो जो टावार्ड इनका मालिक है ना, वो आता है और सजेस्ट करता है कि ऐसा है कि कल आप लोग यात्रा कर रहे हैं ना, तो मेरी एक सलाह मानिए। अगर यात्रा को आपको अच्छा बनाना है, इनलाइवन करना है, जीवंत बनाना है, तो क्या करना होगा, ईच ऑफ द कंपनी शैल टेल 4 टेल्स, तो सब लोग 4-4 कहानियां कहेंगे, ठीक है। 2 जाते समय, 2 गोइंग एंड 2 कमिंग, 2 आते समय और 2 जाते समय। ऑन वॉट एवर सब्जेक्ट शैल सूट हिम बेस्ट, जिसको जो समझ में आए, जो कहानी जिसको अच्छी लगे, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। 2 कहानी जाते समय और 2 कहानी आते समय सुनाएंगे। मतलब हर एक यात्री जो होगा, हर एक पिलग्रिमेज जो होगा, पिलग्रिम, वो क्या करेगा, 4 स्टोरी सुनाएगा, 4 कहानियां सुनाएगा। चलिए ये हो गया। और शर्त क्या रखी, बनिया टाइप का इंसान था, शर्त क्या रखी, whoever tells the best story shall be given a fine supper, जो सबसे बढ़िया कहानी जिसकी होगी, मतलब लोग ये कहेंगे कि इसकी कहानी सबसे बढ़िया है, उसको क्या दिया जाएगा, एक बढ़िया रात्रि का भोजन उसको फ्री में दिया जाएगा। लेकिन बड़ा बढ़िया टाइप का इंसान है और कहता क्या है, एट द जनरल एक्सपेंस व्हेन दे ऑल कम बैक अगेन, जनरल एक्सपेंस पर दिया जाएगा, मतलब एवरीवन विल कंट्रीब्यूट ना, जनरल एक्सपेंस। अ श्रीवुड बिट ऑफ बिजनेस, एक प्रकार का बिजनेस ही तो है ये, देखिए कितना बढ़िया बिजनेस है। एंड अ फाइन आइडिया एज द पिलग्रिम्स ऑल एग्री, सभी लोग एग्री कर लेते हैं। चलो कितना होगा भाई, मान लो 100 रुपए की थाली है, 30 लोग हैं तो एक लोगों को 2-2, 3-3 रुपए देने पड़ेंगे, कौन सा ज्यादा है, चलो दे देंगे, कोई बात नहीं है। तो क्या हुआ, सब लोग एग्री कर गए, हाँ चलो बहुत मजा भी आएगा।
इससे क्या होगा, लोग अच्छी अच्छी कहानी बताने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि जब कुछ पाने की जो है कहते हैं ना, जब कुछ पाने का उद्देश्य रहता है तो आदमी अपना बेस्ट देता है ना। चलिए, बायोनिक आर्म्स, गुड इवनिंग। चलिए आगे चलें बच्चों। व्हेन दे ड्रॉ लॉट्स फॉर द फर्स्ट स्टोरी, अब उसके बाद ये होता है कहानी पहले कौन कहेगा। भाई सबको ये है कि चलो यार हम पहले कहानी कह देते हैं, तो ये हुआ कि इसको भी लकी ड्रा के हिसाब से किया जाएगा। तो अपना पर्ची वर्ची बना के उछाला गया, तो पहला जो नाम आया वो किसका आया, नाइट का आया। ध्यान रखिएगा, द फर्स्ट स्टोरी इन द प्रोलॉग इज टोल्ड बाई, किसके द्वारा कही जाती है, नाइट के द्वारा कही जाती है। नाइट कहानी बताना शुरू करता है। हु टेल्स वन ऑफ द बेस्ट ऑफ कंटरबरी टेल्स, सबसे कहते हैं बेहतरीन कहानियों में से एक है नाइट की। और वो स्टोरी किसकी है, द सिवेलरिक स्टोरी ऑफ पालमन एंड आरसाइट। तो अंडरलाइन कर लेना, रट लेना, नाइट ने कौन सी कहानी बताई थी, पालमन एंड आरसाइट। दो योद्धा हैं, दो योद्धाओं की कहानी इन्होंने बताई थी। ठीक है, समझ में आया यहां तक। चलो, देन द टेल्स फॉलो रैपिडली, उसके बाद एक बढ़ के एक जो है लोग अपनी कहानियां सुनाते चले गए, ईच विथ इट्स प्रोलॉग एंड इपीलॉग। हर एक कहानियों का अपना प्रोलॉग है और अपना इपीलॉग है, टेलिंग हाउ द स्टोरी केम अबाउट एंड इट्स इफेक्ट ऑन द मेरी कंपनी। और ये बताते हैं कहानी में मतलब कैसे घटी और उसका लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। Interruptions are numerous. The narrative is full of the life and movement, as when the miller gets drunk and insists on telling his tale out of season, or when they stop at Friendly Inn for the night, or what the sly humor starts his story of Sir Topaz। अब इसमें कह रहे हैं बीच बीच में बहुत जगह इंटरप्शन भी, ऐसा नहीं कि लगातार लोग कहानियां कह रहे हैं। जैसे बीच में हंसी मजाक क्या हुआ, मिलर जो था वो बहुत पी लेता है दारू, कहता है मैं कहूंगा अब कहानी, उसका नंबर नहीं आया है लेकिन फिर भी वो लड़ जाता है, कहता है मैं कहानी कहूंगा। तो ऐसे ही कुछ जगह जो है, जगह जगह फ्रेंडली टॉक भी होती है, ऐसे बातचीत करते हैं लोग रात में। और सर टोपाज की जो कहानी पोएट है ना, वो खुद बताता है। पोएट जो है थोड़ा सा स्लाई ह्यूमर के साथ अपनी स्टोरी सर टोपाज की, कई बार ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि ये स्टोरी किसने बताई है, तो पोएट हिमसेल्फ, पोएट ने खुद ये कहानी बताई है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, With Chaucer we laugh at his own expense and are ready for the next tale। और उसके बाद हम क्या करते हैं, हर एक कहानी का आनंद लेते हैं और अगली कहानी के लिए तैयार हो जाते हैं। From the number of persons in the company, कितने पर्सन थे टोटल कंपनी में, तो कह रहे हैं देयर वर 32 इन ऑल, टोटल कितने थे, 32 थे। इट इज इविडेंट, इतना तो क्लियर था कि चासर ने बहुत लंबी अपना प्लान बहुत लंबा बनाया था, क्योंकि 32 का मतलब समझ रहे हो ना, 32 में से अगर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 128। कितना होगा, 128। 128 कहानियां लिखने का प्लान था चौसर का, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। चौसर मेडिटेटेड ऑन एन इमेंस वर्क ऑफ 128 टेल्स which should cover the whole life of England। पूरा इंग्लैंड इसमें आ जाता। Only 24 were written। अब ध्यान देना, प्लान तो किया 128 का, लेकिन लिखी कितनी गई, केवल 24। ध्यान रखिएगा, 24 स्टोरीज केवल चौसर ने लिखी है। सम ऑफ दीज आर इनकम्प्लीट, और इनमें से भी कुछ इनकम्प्लीट हैं, एंड अदर्स आर टेकन फ्रॉम हिज अर्लियर वर्क टू फिल आउट द जनरल प्लान ऑफ द कंटरबरी। और उनमें से कुछ कहानियां इन्होंने अपने पहले वर्क से उठा करके ली हैं। तो मतलब बहुत सारी स्टोरीज ये बढ़िया लिख नहीं पाए थे, बस ये था कि बहुत बड़ा इन्होंने अपना प्लान ही बना लिया था, उतना कुछ कर नहीं पाए। ठीक है, ध्यान देना। इन्होंने बहुत सारी कहानियां जो अपनी लिखी हैं, ज्यादातर कहानियां कैसी हैं, तो बेस्ड किस पर है, थीम क्या है, लव पर बेस्ड है, सिवेलरी पर बेस्ड है, सेंट एंड लीजेंड्स की स्टोरी पर बेस्ड है, ट्रेवल्स एंड एडवेंचर्स पर बेस्ड है, एनिमल फेबल्स पर एलेगरी है, सटायर्स हैं, एंड द कोर्स ह्यूमर ऑफ द कॉमन पीपल है। हालांकि ज्यादातर इनकी कहानियां जो है वो प्रोज में लिखी गई, लेकिन 2 आर रिटन इन वर्स। ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा है ये, 2 जो है वो किस में लिखी गई हैं, पोएट्री में लिखी गई हैं, पोएटिक टचेज में है। ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा है। 2 आर रिटन इन वर्स, दे आर स्टोरीज एज वेल एज पोएम्स। ये स्टोरी भी हैं और
पोयम भी है, ध्यान रखिएगा। एंड चौसर इज टू बी रिगार्डेड एज आवर फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी टेलर, अंडरलाइन कर लीजिएगा। फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी टेलर किसने कहा है? विलियम जे लॉन्ग ने। किसको? चौसर को, ध्यान रखिएगा। और क्या? एज वेल एज आवर फर्स्ट मॉडर्न पोएट, हमारा पहला मॉडर्न पोएट चौसर को कहा गया है। किसने कहा है? तो ध्यान रखना, विलियम जे लॉन्ग ने। रट लेना, यही एग्जाम में आता है और आप लोग सोचते हैं पता नहीं किसने कहा है। अगर एग्जाम में आ गया कि हु इज आवर फर्स्ट मॉडर्न पोएट, तो चौसर। और किसने कहा है चौसर को? हु सेड चौसर आवर फर्स्ट मॉडर्न पोएट? तो विलियम जे लॉन्ग, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। The work ends with a kindly farewell from the poet to his reader. वर्क का जो अंतिम स्टोरी है, बकायदा राइटर अपना फेयरवेल लेता है, कहता है अब मैं आप लोगों से क्या करूंगा? विदा लेना चाहूंगा, ये किताब मैं यहीं पर खत्म करता हूं, ठीक है। तो ये तो रही स्टोरी का पूरा प्लान। आइए आगे देखते हैं। प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स को थोड़ा सा और बढ़िया से हम लोग समझते हैं, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आया तो एक बार थोड़ा सा कुछ आप लोग यस नो वेरी गुड थैंक यू कुछ लिख लीजिएगा। कहानी सुनी है आप लोगों ने? यस नो वेरी गुड थैंक यू वाली नहीं सुनी है? चलिए कभी सुना देंगे। चलिए अब आइए देखते हैं। प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स। In the famous prologue, the poet makes us acquainted with the various characters of his drama। कह रहे हैं इन्होंने अपना जो ये पोएटिक ड्रामा है इसका बहुत सारे करेक्टर से हमें इंट्रोड्यूस कराते हैं। Until Chaucer's day, popular literature had been busy chiefly with the gods and heroes of a golden age। लॉन्ग साहब कह रहे हैं कि चौसर की एज तक अगर हम देखते हैं तो ज्यादातर जो कहानियां हैं ना, वो सिवेलरिक रोमांसेस वगैरह हैं, गॉड्स जो हैं, लीजेंड्स जो हैं, उन्हीं की स्टोरी पर बेस्ड हैं। कॉमन मैन के बारे में कोई बात नहीं करता, या इस प्रकार की थीम लेकर के कोई नहीं आया। इट वॉज द फर्स्ट टाइम कि सोसाइटी के हर एक सेक्शन से लेकर के किसी ने करेक्टर को पिक किया है। कह रहे हैं कि इट हैड इसेंशियली रोमांटिक एंड सो हैड नेवर अटेम्प्टेड टू स्टडी मेन एंड वुमेन एज दे आर। कह रहे हैं ये सब की सब ज्यादातर रोमांटिक होती थी। वीमेन एज दे आर, मेन एज दे आर, ऐसा कोई कभी लिखता ही नहीं था। मतलब रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ द कैरेक्टर कभी नहीं होता था इसके पहले, केवल रोमांटिक डिपिक्शन हुआ करता था, ठीक है। श्वेता कह रही हैं सुनाई है आपने, अच्छा ठीक है, सुनी है कहानी, ठीक है चलो। तो चौसर ने कहा चलो भैया हम कुछ रियलिस्टिक काम करते हैं, रियल आदमियों को दिखाएंगे, तो रियल मेन एंड वीमेन को इन्होंने दिखाया है, ठीक है। चलिए हाँ, अब आइए देखते हैं यहां से। The historian of our literature is tempted to linger over the prologue and to quote from it passage after passage to show how keenly and yet kindly our first modern poet observed his fellow men। तो कह रहा है कि आगे के बहुत सारे इतिहासकार जो है ना, हिस्टोरियन है, उन्होंने भी चासर के प्रोलॉग को पढ़ करके बहुत सारी चीजें लिखी हैं, ये जानने के लिए कि उस समय के मेन एंड वेमेन वास्तव में थे कैसे। कह रहे हैं इतिहास से ज्यादा बढ़िया अगर आपको देखना है तो आप चौसर के प्रोलॉग को पढ़ लीजिए, आपको ज्यादा बेहतर उस समय के मेन एंड वीमेन के बारे में पता चल जाएगा। द कैरेक्टर्स अट्रैक्ट वन लाइक अ गुड प्ले, द वेरी परफेक्ट जेंटल नाइट एंड हिज मैनली सन द मॉडेस्ट प्रायरस। अब यहाँ पर कैरेक्टर के नाम दिया हुआ है, जैसे हमारा नाइट है बड़ा जेंटलमैन है, उसका मैनली सन है, द मॉडेस्ट प्रायरस, प्रायरस है हमारे कैरेक्टर आगे मिलेंगे, मॉडल ऑफ स्वीट पेटी है ये, एंड सोसाइटी मैनर्स को दिखाती है। द स्पोर्टिंग मॉन्क है एंड द फैट प्रायर है, बड़ा ही लालची डिस्क्रीट आदमी है, बड़ा बेईमान है ना। ला, मैन ऑफ लॉ है, वेल फेड कंट्री स्क्वायर है, टेलर है। अब ये सब करेक्टर हैं, डॉक्टर है, लवेबल पारिश प्रीस्ट है, ये सब बहुत सारे करेक्टर्स हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये कुछ करेक्टर्स के नाम इन्होंने यहाँ पर बताए हैं, इसको छोड़ दीजिए, आगे चलिए। इन्हीं करेक्टर्स को देख करके, ध्यान रखिएगा, इन्हीं करेक्टर्स को देख करके, इन्हीं करेक्टर्स को देख करके चौसर ने क्या कहा था, चौसर के बारे में ड्राइडन ने क्या कहा था? ड्राइडन ने कहा था हियर इंडीड इज गॉड्स प्लेंटी। ड्राइडन ने कहा था, ड्राइडन सेज हियर इंडीड इज गॉड्स प्लेंटी। अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है।
टीजीटी पीजीटी लेवल का ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, अक्सर पूछ लेता है। किसने कहा है, किसके बारे में कहा है? तो ड्राइडन ने कहा है, चौसर के बारे में कहा है। ठीक है, चौसर के कंटरबरी टेल्स के बारे में कहा है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए चलते हैं, एक कहानी यहाँ पर नाइट्स टेल को दे दिया है। नाइट्स टेल की कहानी हम आपको शॉर्ट में जो है बिल्कुल बता देते हैं। नाइट्स टेल में होता क्या है, पॉलमन एंड आरसाइट की स्टोरी है। पॉलमन एंड आरसाइट। नाइट कहानी बताता है कि दो योद्धा थे, एक था पॉलमन और एक थे आरसाइट। ये दोनों महोदय काफी जो है बड़े योद्धा थे, अच्छे नाइट थे। अब होता क्या है, ये जो है रोमांटिक लव और नाइटली ड्यूटी के बीच में क्या डिफरेंस है उसको दिखाया है। एक बार इन दोनों लोगों को एक जगह कैद किया गया है। ये लोग एक जगह बंद है, पॉलमन एंड आरसाइट एक जगह बंद है। वहां की खिड़की से इनको एक कोई बहुत सुंदर कन्या दिखाई देती है और दोनों को उससे प्रेम हो जाता है। दोनों उसको पाना चाहते हैं। एक तो जेल से फ्री कर दिया जाता है और एक पता नहीं कैसे वहां से भाग जाता है। फिर दोनों आते हैं और दोनों आपस में लड़ाई करते हैं और उस लड़की को पाने के लिए। तो यही ये स्टोरी में दिखाया है कि कैसे नाइटली ड्यूटी भूल करके ये लोग क्या कर रहे हैं, एक लड़की के पीछे पागल हुए जा रहे हैं। वही इसमें इन्होंने दिखाया है, सोसाइटी के ऊपर मॉक किया है। जो नाइटहुड होता है हमारा ना, मतलब हम सैनिकों का एक अलग सा बड़ा कॉन्सेप्ट बना के रखते हैं, कह रहे वो तो बड़े ऐसे होते हैं, ये डिसिप्लिन है वो डिसिप्लिन है ना, वो सब इन्होंने यहाँ पर दिखाया है कि रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट। हम एक रोमांटिक नोशन बना करके रखते हैं ना, एक इमेजिनरी कह सकते हैं कि पूरी दुनिया बना के रखते हैं। हम सोचते हैं कि वहां पर क्या है, वहां पर ऐसे होगा ऐसे होता होगा ना, लेकिन चौसर दिखाते हैं क्या होता है। एक जो होता है वो भाग जाता है, दोनों जबकि बड़े अच्छे दोस्त हैं, दोनों बड़े अच्छे दोस्त होते रहे, लेकिन वही लड़की के चक्कर में दोनों दुश्मन हो जाते हैं। एक तो को माफ कर दिया जाता है, दूसरा भाग जाता है और दोनों फिर मिलते हैं और दोनों उसी लड़की के लिए क्या करते हैं, लड़ते हैं ना, उसी लड़की के लिए लड़ते हैं। तो ये चौसर यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं, चौसर दिखा रहे हैं कि जो ये मतलब हमारे नाइटहुड की बात होती है ना, जितना है उतना, जितना दिखाया जाता है वास्तव में उतना है नहीं। रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट, बट द लिटरेचर रिटन बिफोर चौसर नेवर शोड ऑल दीज थिंग्स। इन चीजों को उस लिटरेचर ने कभी दिखाया नहीं है, चौसर ये बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं। और भी कहानियां हैं, इनमें कौन सी कहानी और पढ़ने लायक है उसको देख लीजिए। जैसे नाइट की कहानी हो गई, और जो स्टोरी आपको ठीक से पढ़ने लायक है वो है प्रायरस टेल है। प्रायरस की कहानी का नाम क्या है, ह्यूज ऑफ लिंकन। हाँ, ध्यान रखिएगा, कहानी का नाम भी पूछ लेता है। नाइट, नाइट का तो आपने पता कर लिया क्या था, नाइट का क्या था, पालमन एंड आरसाइट। इनकी कहानी का नाम क्या है, टेल ऑफ ह्यूज ऑफ लिंकन। ठीक है, उसके बाद द क्लर्क है, क्लर्क की टेल का कहानी क्या है, पेशेंट ग्रिसेल्डा, ध्यान रखिएगा, पेशेंट ग्रिसेल्डा। और नन प्रीस्ट की कहानी है, नन्स प्रीस्टेल, प्रीस्टेल, नन ने प्रीस्टेल को बताया है। ठीक है, मेरी प्रीस्टेल, जिसका नाम क्या है, टेल ऑफ कैंटिक्लियर एंड द फॉक्स। कैंटिक्लियर एंड फॉक्स की कहानी किसने बताई है, नन ने बताई है। ध्यान रखना, ये कहानियों के नाम मैच कराने के लिए देता है। कैंटिक्लियर और फॉक्स की स्टोरी किसने बताई है, नन ने बताई है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट कहानियां हैं। हालांकि जब हम चौसर के इसको पढ़ेंगे ना डिटेल में, तो कहानियां वहानियां वहां पर सब आपको मिल जाएंगी, हर एक करेक्टर की आपको वहां से। लेकिन फिर भी यहाँ से आप याद रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है ना, कुछ चीजें तो आपको याद हो जाएंगी। कंटरबरी लिखे किस में गई है, तो 10 सिलेबल्स, 10 सिलेबल्स की लाइन में लिखी गई, मतलब आयम्बिक पेंटामीटर, आयम्बिक पेंटामीटर में ये लिखी गई है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये कुछ लाइंस दी हुई हैं, इनको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आइए कुछ और देख लेते हैं इनके बारे में। चलिए, इन प्रिंसिपल मीटर के अलावा अगर हम देखें आयम्बिक पेंटामीटर के अलावा, तो चासर ने बहुत कुछ नया जो है इंग्लैंड को दिया है, बहुत कुछ यूज भी किया है और बहुत कुछ ये 14th सेंचुरी में अपना दे करके गए हैं। उनमें से एक चीज और क्या है, जैसे इन्होंने एक बहुत अच्छा रॉन्डेल लिखा था जिसका नाम है नाउ वेलकम समर विथ दाई सन सॉफ्ट।
ठीक है। और उसके बाद इनका है पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, भी उसी में लिखा गया है। तो आइए देखते हैं वो कौन सा मीटर है। ठीक है, चलिए। यहाँ छोड़ दीजिए, चौसर के कंटेम्प्रेरीज आ गए, मतलब यहाँ पर है नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। चौसर ने पहली चीज तो कपलेट का इन्वेंट किया, ध्यान रखिएगा, कपलेट। ठीक है। उसके बाद राइम रॉयल स्टैंजा, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन आपको फिर से बता रहा हूँ। राइम रॉयल स्टैंजा, या चौसर के समय पर इसको राइम रॉयल हम नहीं कहते थे, थोड़ा दिन बाद इसको राइम रॉयल नाम दिया गया। ये नाम इसका था सेवन लाइन स्टैंजा। सेवन लाइन स्टैंजा को हम क्या बोलते हैं? राइम रॉयल स्टैंजा बोलते हैं। इसकी खोज किसने की है? तो हमारे चौसर साहब ने की है। ठीक है। और कपलेट का फर्स्ट टाइम इंग्लिश में यूज किसने किया है? तो चौसर ने किया है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब चौसर के कुछ हमारे कंटेम्पररीज हैं, इनको देख लेते हैं। तो चौसर के हमारे जो कंटेम्पररीज हैं, पहले हैं विलियम लैंगलैंड, जो 1332 में इनका जन्म हुआ था, और इनकी डेथ जो है वो अननोन है। माना जाता है कि ये गायब हो गए थे, पता नहीं चला, मतलब 1400 के बाद इनको देखा नहीं गया है। ठीक है, चलिए। तो फिलहाल इनकी लाइफ के बारे में हमें बहुत कुछ नहीं जानना है, बस एक वर्क इनका सबसे ज्यादा फेमस है, दैट इज पायर्स प्लाउमैन। ये आप रट लीजिएगा, यही इनको सक्सेस दिलाता है, यही सब कुछ है इनका, पायर्स प्लाउमैन, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। उसके बाद इनकी एक रचना और है, रिचर्ड द रेडलेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, रिचर्ड सेकंड के खिलाफ इन्होंने लिखा था, बाद में तो ये गायब ही हो गए, उसी के बाद पता नहीं चलता कहाँ गए ये। 1399 के बाद इनके बारे में हमें कुछ पता नहीं चलता है। अब पायर्स द प्लाउमैन क्या है, इसको आप देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट बुक भी है, इससे क्वेश्चन भी एग्जाम में आपके आता है ना, एग्जाम में क्वेश्चन इससे आता है। पायर्स द प्लाउमैन को देखते हैं। आइए, जो इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन कर लीजिए। इट फर्स्ट अपीयर्ड इन 1362, ध्यान रखिएगा, पहली बार ये 1362 में आई थी, जब ये पोयम थी 1800 लाइंस की, 1800 लाइन की ये पोयम थी लैंगलैंड की। शुरुआत में लैंगलैंड ने 1800 लाइन में इसको लिखा था, हालांकि बाद में इसको रिवाइज करते 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 बहुत ज्यादा, लगभग माना जाता है 15,000 लाइन से ज्यादा की ये पोयम हो गई, 15,000 से ज्यादा लाइंस की ये पोयम हो गई। तो माना जाता है शायद इन्होंने उतना नहीं लिखा होगा, इनके जो एडिटर थे, इनके मित्र वगैरह थे, वो उसमें एडिट करते रहते थे, और उतना ये जा करके बढ़ गया ना। अब क्यों नहीं लिखा? क्योंकि टीलर्स रिवेलियन चल रहा था, व्हाइट टीलर रिवेलियन चल रहा था, उसकी वजह से। अब इसकी कहानी क्या है, आइए देख लीजिए। एक्चुअली पायर्स जो हैं वो एक सपना देखते हैं। पहली कहानी है, पहले पार्ट में, दो पार्ट में है। पहले पार्ट में हम देखते हैं पायर्स सपना देखते हैं, और द सेकंड जो दूसरा है, अ सीरीज ऑफ विजन्स कॉल्ड द सर्च फॉर डोवेल, डोबेट एंड डूबेस्ट। डोवेल मतलब डू वेल, डू वेल, डोबेट मतलब डू बेटर, और डू बेस्ट का मतलब डू बेस्ट। इसको अलग अलग कर दीजिए ना, डू वेल, डू बेटर एंड डू बेस्ट। इसी की सर्च में पोएट जो है वो विजन देखता है, पायर जो है विजन देखता है वेल, बेटर और बेस्ट करने के लिए। पूरी की पूरी पोयम जो है वो स्ट्रांगली एक्सेंटेड अलिटरेटिव लाइंस में लिखी गई, मतलब ओल्ड इंग्लिश में लिखी गई है, ध्यान रखिएगा, ओल्ड इंग्लिश में, जैसे बीवोल्फ, एग्जाम्पल भी दे दिया कैसे बीवोल्फ लिखी गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सैक्सन की जो इंग्लिश है ना, उसी में लिखी गई है। इसमें पोएट करता क्या है, पोएट विजन देखता है ना, सपना देखता है, और इसमें चर्च के करप्शन के बारे में भी इन्होंने बहुत ज्यादा बात की है। हम इसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उतना ज्यादा हमें यहाँ से क्वेश्चन बनता नहीं है। अब इसमें जो स्टोरी है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी स्टोरी क्या है कि फील्ड फुल ऑफ फॉग, पोएट लेटा हुआ है, एक गार्डन में लेटा हुआ है, वहां पर पोएट, मलबोर्न हिल का पहाड़ी है, पहाड़ी के जो है मई का महीना है, और वहां पर सुबह सुबह पोएट लेटा हुआ है, और बहुत सारे फॉग वहां पर इकट्ठा होते हैं।
तभी वो देखता है कि उसको उसको नींद आ जाती है हल्की सी आधी, जैसे कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, एक प्रकार का क्या नाम है, रेवरी जिसको बोलते हैं, मतलब दिवा स्वप्न टाइप का। वो दिवा स्वप्न टाइप का देखता है कि बहुत सारे उसके नीचे जो है मल्टीट्यूड्स ऑफ पीपल, न्यूमरस पीपल जो है वहां पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हुई है, सब लोग इकट्ठा हुए हैं और हर प्रकार के लोग अपने कंडीशंस के बारे में वहां पर लोगों को बता रहे हैं। यहाँ पे हर वर्किंग मैन जो बहुत मेहनत करता है, बहुत सारे लोग जो हैं सब आए हुए हैं और सब अपनी बातों को बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जितना वो काम करते हैं उस काम के हिसाब से उन्हें कोई परिणाम नहीं मिलता है। और वहां पर जो पोएट है वो लीड कर रहा है, और वो एक लेडी जो है, लेडी ब्राइबरी है, ये ध्यान रखिए, एक ही महिला है इसमें, लेडी ब्राइबरी, अ पावरफुली ड्रॉन फिगर एक्सप्रेसिंग द करप्ट सोशल ऑफ द ऑल टाइम्स। इनको लीड कर रहा है उस समय की सबसे करप्ट जो है लेडी हैं, कह रहे हैं कि इनको लीड कर रहे हैं। तो ये दिखाता है सोसाइटी में कितना भ्रष्टाचार है। स्पेशली ये है डायरेक्ट करप्शन ऑफ द चर्च पर बेस्ड है, करप्शन ऑफ द चर्च। उस समय जो चर्च में करप्शन था उस पर बेस्ड है। और ये किस पर बेस्ड है, ये बेस्ड है लेबर क्लास, लेबर क्लास की ये बात करता है। खास करके रिचर्ड सेकंड के खिलाफ अगर हम देखें तो ये आवाज उठाता है। रिचर्ड सेकंड ही तो था जिसने क्या किया था, जिसने पीजेंट रिवोल्ट को दबा दिया था ना, कितने लोगों को मरवा दिया पता नहीं, गॉड नोज, बहुत सारे लोगों को ना। पीजेंट रिवोल्ट तो किसके खिलाफ आया था, किसके शासनकाल में, रिचर्ड सेकंड के शासनकाल में। तो पहला जो विजन ये देखता है, 7 पूरे सपने देखता है। पहले विजन में तो ये देखता है कि बहुत सारे लोग आए हैं, वो उससे बात कर रहे हैं और वहां पर एक लेडी है जो कि बहुत ही भ्रष्ट है। वो सोसाइटी चर्च को रिप्रेजेंट कर रही है, किसको, जो है उस समय के चर्च को, 14th सेंचुरी चर्च को रिप्रेजेंट कर रही है। देन दूसरा हमारी जो स्टोरी शुरू होती है वो कहां पर है, हाँ ये रहा। दूसरा जो स्टोरी शुरू होती है ये 7 डेडली सिंस पर है, ये अंडरलाइन कर लेना, ये नोट कर लेना। कई बार एग्जाम में आया 7 डेडली सिन की स्टोरी कहाँ आती है, तो आती है हमारे पायर्स द प्लाउमैन की दूसरी सेकंड स्टोरी में। 7 डेडली सिंस की है, ये एलिगोरिकल फिगर्स हैं इसमें। अब जैसा कि नाम ही बता रहा है 7 डेडली सिंस, मतलब 7 ऐसे पाप जो आपके लिए डेडली हो सकते हैं, मतलब प्राण घातक हो सकते हैं, आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं, उनके बारे में इन्होंने बताया है। बाद में इसी प्रकार की हम एलगरी कहाँ देखते हैं, बनियान के पिलग्रिम प्रोग्रेस में भी हम इसी प्रकार की एलगरी देखते हैं। इसी प्रकार की एलगरी हम रोमाउंट ऑफ द रोज में देखते हैं ना, तो ये उसी से मिलती जुलती क्या है, एलगरी है। तो आपसे अगर पूछेगा कि 7 डेडली सिंस की एलगरी कहाँ आई है, तो पायर्स द प्लाउमैन में आई है, ये ध्यान रखिएगा, पायर्स द प्लाउमैन में आई है। इसमें होता क्या है, पायर्स जो है वो रास्ते में जा रहा है और बहुत सारे लोग, वहां बहुत सारे लोग हैं, उनसे पूछता है कि भैया ट्रुथ पर जाने का रास्ता क्या है। ट्रुथ को एक मंजिल दिखाएगा, डेस्टिनेशन ना, जैसे नाम अलग अलग आइडियाज को देते हैं ना, ऐसे ही ट्रुथ एक करेक्टर है। तो ट्रुथ इज अ प्लेस। पायर्स जा रहा है, पूछ रहा है भैया ट्रुथ कहाँ है, जैसे आप जाते हैं रास्ता पूछते हैं ना कि भैया ये सिकंदरा किधर है, भैया ये कहाँ है ना, ऐसे ही ये पूछ रहा है तो ट्रुथ कहाँ है। पायर्स इज प्लाइंग हिज हाफ एकर्स एंड रिफ्यूजेस टू लीव हिज वर्क। अब वहां पर प्रीस्ट आता है और पूछता है कि भैया ट्रुथ कहाँ है। पायर्स कहता है देखो बेटा, ऐसा है कि मैं अपना काम कर रहा हूं और अभी आधा एकड़ खेत ही मैं जोत पाया हूं, आधा एकड़ रह गया है। आधा एकड़ जब और जोत लूंगा तब तुम पूछना, तब तुम्हें बता दूंगा। यहाँ पर पोएट क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि वर्क जो है वो हमारे लिए प्रायोरिटी है। वर्क इज वर्शिप की जो थियरी है यहाँ पर उन्होंने दिया है कि मेन कर्म होता है ना, भाग्य नहीं होता है, ट्रुथ नहीं होता है, मेन क्या होता है, कर्म होता है। He sets them all to honest toil as the best possible remedy for their vices and preaches the gospel of work as a preparation for salvation। वहां पर पायर्स जो है उन सबको बहुत ज्यादा उपदेश देता है कि बेटा कर्म करो, मेहनत करो, मेहनत करनी चाहिए तुम्हें। कहता है अभी मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, अभी मैं काम में बिजी हूं। तो ये कहानी क्या है, ये बताने की कोशिश ये करते हैं कि लेबर क्लास जो हमारा था वो कितना मेहनत करता, वर्क करता है, जबकि उसका शोषण कितना किया जाता है। अगर हर व्यक्ति अपने वर्क को सही से करे तो समाज से बुराई को हटाया जा सकता है, ये बताते हैं। और कहते हैं कि आपको अगर जो आप मंदिर मस्जिद का रास्ता पूछ रहे हैं ना कि फला मंदिर किधर से जाएंगे, फला मस्जिद किधर से जाएंगे, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने कर्म को ईमानदारी से करिए, समझ लीजिए आप मंदिर मस्जिद जा चुके हैं, उसी से आपको सॉल्वेशन मिल जाएगा। तो कहता है कि साल्वेशन का रास्ता क्या है, अपना कर्म करो। जैसे
आपका कर्म क्या है? पढ़ाई करना ना। तो साल्वेशन अगर चाहिए तो क्या करो? पढ़ाई करो ना। थ्रू आउट द पोएम पायर्स बियर्स स्ट्रॉन्ग रिजेम्बलेंस टू जॉन बैप्टिस्ट। तो जॉन बैप्टिस्ट जैसे बहुत बड़े प्रीचर थे ना, उन्हीं की तरह पूरा पायर्स जो है वो क्या करता है? भाषण देता है सब लोगों को, भैया देखो कर्म करो, कर्म वर्क इज वर्शिप, कर्म ही क्या है? हमारी पूजा है। ठीक है, तो यहाँ पे आकर के ये हमारी दूसरी स्टोरी समाप्त हो जाती है। ईस्टर का बेल उनको सुनाई देता है और वो लोग वहां से चले जाते हैं। उसके बाद कुछ लाइंस यहाँ पर दी हुई है, इसको छोड़ दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बस इतनी कहानी आप याद रखेंगे। फिर हमारे दूसरे हैं जॉन वाइक्लिफ। वाइक्लिफ वही है जो इंग्लैंड में रिफॉर्मेशन शुरू करने का श्रेय जाता है, रिलीजियस रिफॉर्मेशन। रिलीजियस रिफॉर्मेशन शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? हमारे वाइक्लिफ महोदय को जाता है ना। किंग, हाँ, किंग रिचर्ड सेकंड, बिल्कुल सही है। पीजेंट्स रिवोल्ट इन 1381, ठीक है। सूरज, खुश रहिए भैया। लेट काफी हो जाता है आप लोगों को ना, टाइम से जुड़ जाया करिए भाई। टाइम से आप जुड़ जाएंगे तो आपको और पढ़ने में मजा आएगा। चलो कोई बात नहीं है। वाइक्लिफ को हम लोग देख लेते हैं फटाफट। वाइक्लिफ साहब थे इंग्लिश 14th सेंचुरी में काफी फेमस ये फिगर है। ये इन्होंने रिफॉर्मेशन जो है, रिलीजियस रिफॉर्मेशन इंग्लैंड में उस समय चलाया था। इनको हम मानते क्या है वो देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट है। हिज ग्रेट वर्क विच अर्नड हिम टाइटल, इनको टाइटल दिया गया है फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज, ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज का टाइटल दिया गया है। इज द ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल, किस लिए दिया गया है? बाइबल का ट्रांसलेशन इन्होंने किया है, इसीलिए इनको फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज का टाइटल दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। वाइक्लिफ हिमसेल्फ ट्रांसलेटेड द गॉस्पेल्स, वाइक्लिफ ने खुद गॉस्पेल्स को ट्रांसलेट किया है। एंड मच मोर ऑफ द न्यू टेस्टामेंट, ये भी ध्यान रखना, गॉस्पेल्स के साथ साथ न्यू टेस्टामेंट, कई बार एग्जाम में पूछा है वाइक्लिफ ने किसका ट्रांसलेशन किया है? न्यू टेस्टामेंट का किया है कि ओल्ड टेस्टामेंट का? तो याद रहना चाहिए न्यू टेस्टामेंट का किया है, ठीक है, न्यू टेस्टामेंट का किया है। द रेस्ट वाज फिनिश्ड बाय हिज फॉलोअर्स, और बाकी इनके जो दोस्त थे ना, इनके फॉलोअर्स थे, जिसमें निकोलस ऑफ हर्फर्ड जो है ये ज्यादा फेमस थे, इन लोगों ने ट्रांसलेट किया। अब अगला क्वेश्चन आता है कि इन्होंने ट्रांसलेशन अपना किया कहां से है? तो लैटिन वलगेट, ध्यान रखिएगा, बाइबल का जो वलगेट वाला वर्जन है ना, उसी का ट्रांसलेशन इन्होंने किया है, ध्यान रखिएगा। नॉट फ्रॉम द ओरिजिनल ग्रीक एंड हेब्रू, ओरिजिनल जो बाइबल हमारी ग्रीक एंड हेब्रू में मिलती है ना, उसको ट्रांसलेट नहीं किया है, बल्कि लैटिन वलगेट को ट्रांसलेट किया इन्होंने इंग्लिश में। तो बहुत बार ये पूछता है कि किसको ट्रांसलेट किया है, तो लैटिन वलगेट मतलब शुरू में ग्रीक एंड हेब्रू में लिखी गई, ग्रीक एंड हेब्रू में न्यू टेस्टामेंट ओल्ड टेस्टामेंट, बाद में इसको लैटिन वलगेट में लिखी गई लैंग्वेज में। लैटिन वलगेट के न्यू टेस्टामेंट को ट्रांसलेट किया किसने? जॉन वाइक्लिफ ने। तो ये ध्यान रखना, ग्रीक और हेब्रू से इन्होंने नहीं किया है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछता है। बाद में इनके शिष्य थे जिनका नाम था जॉन परवे, 1388 में उन्होंने इसको रिवाइज किया पूरे वर्क को और पब्लिश किया। ये हमारे वाइक्लिफ साहब के बड़े फेमस शिष्य थे, ध्यान रखिएगा, जिनका नाम था जॉन परवी या परवे, जो भी आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो इसी के लिए हमारे वाइक्लिफ साहब जाने जाते थे। चलिए इसको छोड़ दीजिए, अब बाकी सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आइए आगे चलते हैं। ये लाइन है उनकी दी हुई है। अब अगले हमारे हैं जॉन मैंडविले। मैंडविले साहब को आप जानते ही हैं, ये जो है बहुत सारी वोएजेस अपनी समुद्री यात्राएं किया करते थे और उसी समुद्री यात्राओं के दौरान जो एक्सपीरियंसेस होते थे उसको कलेक्ट किया करते थे। 1356 में एक इंग्लैंड में बुक आई जिसका नाम था वोएज एंड ट्रेवल्स ऑफ सर जॉन मैंडविले। अब ये किसने लिखा है कोई नहीं जानता अभी तक, ध्यान रखिएगा, किसने लिखा है कोई नहीं जानता, लेकिन मिडलैंड डायलेक्ट में लिखी गई है और काफी फेमस है। ये जर्नी का रिकॉर्ड है, काफी जो है जो जर्नी इसमें है किसी द्वारा की गई है, कोई भी व्यक्ति होगा उसने अपने जर्नी के ट्रेवल एक्सपीरियंसेस को इसमें लिखा है। अब वो कौन है पता नहीं, बहुत सारे लोग गेस करते हैं कि हो सकता है जो मार्को पोलो वगैरह के टाइम का कोई ट्रेवलर रहा हो, लेकिन शायद उसमें कोई हमें जानकारी अच्छे से मिल नहीं पाती है कौन इसने लिखा है। बाद में इस पे रिसर्च करते करते एक राइटर थे, उनका नाम शायद नीचे दिया होगा, माना जाता है कि वही इसके राइटर हैं। हाँ,
अब वो कौन है? यहाँ पे शायद नाम नहीं दिया है, 1 मिनट में देखता हूँ, दिया होना चाहिए शायद। एक है कोई, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन इसका एक प्रोलॉग आया था। हाँ, इसका एक प्रोलॉग आया था, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। इन द प्रोलॉग ऑफ द इंग्लिश वर्जन, एक्चुअली जो इंग्लिश वर्जन मैंडविले का है, इसका जो प्रोलॉग आया था, तो इसका जो ऑथर है ना, कॉल्स हिमसेल्फ जॉन मैंडविले, वो अपने आप को जॉन मैंडविले कहता है। लेकिन ये कौन है आज तक कोई नहीं जानता। बाद में शायद 15वीं 16वीं शताब्दी में एक कोई राइटर थे, उनका नाम यहाँ दिया नहीं है और मैं भी मिस कर रहा हूँ, आप लोग को याद आएगा तो बताइएगा। उनको क्रेडिट की जाती है, शायद उन्होंने लिखा है ये ना, कोई करके जॉन कुछ ऐसे करके थे। चलिए, अब समरी ऑफ द एज ऑफ चौसर, इसको छोड़ दीजिए, समरी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, हमने सब पढ़ लिया है, बहुत ज्यादा हमें समरी अब पढ़ने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो लगभग लगभग हमारा चौसर का जो पीरियड है ये समाप्त है। अब ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि चौसर के बारे में और उनके पीरियड के बारे में अब कुछ भी नहीं है, लेकिन आप आगे जब भी पढ़ेंगे ना, तो ये सारी चीजें अगर आपको याद रहेंगी तो निश्चित रूप से आप बेहतर करेंगे। आइए एक बार क्रोनोलॉजी देख लेते हैं, फिर इस पीरियड को समाप्त करते हैं। 100 ईयर वॉर कब शुरू हुआ? तो 1338 में, ध्यान रखिएगा। चौसर का जन्म कब माना जाता है? 1340 में, ठीक है। 1347 में जो है कैप्चर ऑफ कलाइस हुआ था। ब्लैक डेथ भी इसी समय आया था 48-49 में। और 56 में मैंडविले की ट्रेवल्स पब्लिश हुई थी। अब मैंडविले कौन है कोई नहीं जानता। 1359 में वही घटना था, फ्रेंच वार में चौसर गए थे, वहां पर ये कैद कर लिए जाते हैं, बाद में राजा बहुत सारा रैंसम दे करके इनको छुड़ाते हैं। 60 से 70 तक चौसर के अर्ली प्लेज आए हैं, जिसको हम फ्रेंच पीरियड बोलते हैं। और उसके बाद 73 में विंचेस्टर कॉलेज जो है उसकी स्थापना हुई थी, पहला पब्लिक स्कूल माना जाता है। और 1770 से 85 तक चौसर का कौन सा पीरियड है? मिडिल पीरियड, या इसको हम इटालियन पीरियड बोलते हैं। 1377 में रिचर्ड सेकंड जो है गद्दी पर बैठता है। और उसके बाद वाइक्लिफ और लोलार्ड्स मूवमेंट रिफॉर्मेशन शुरू होता है 1377 में। 1362 से 1395 तक हमारे लैंगलैंड साहब का पायर्स द प्लाउमैन पब्लिश हुआ है बीच बीच में पार्ट में। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 1381 में पीजेंट्स रिवोल्ट आया था। क्या आया था? पीजेंट्स रिवोल्ट, इसी को बोलते हैं वैट टिलर रिबेलियन। क्या बोलते हैं? वैट टिलर रिबेलियन भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। और चौसर का इंग्लिश पीरियड हमारा कब से है? 1385 से लेकर के 1400 तक। 1382 में पहली कंप्लीट बाइबल इन इंग्लिश आई थी, ध्यान रखिएगा, जिसको जॉन वाइक्लिफ ने पब्लिश किया था। हालांकि पूर्ण रूप से कंप्लीट हुई थी 1388 में। इनकी डेथ के बाद इनके जो शिष्य थे जॉन परवी, उन्होंने इसको पब्लिश किया था। 1399 में रिचर्ड सेकंड को सिंहासन से उतार दिया गया और हमारे कौन आ गए? राजा बन गए, हेनरी फोर्थ राजा बन गए। और 1400 में हमारे चौसर की डेथ हो गई, ठीक है। तो इतना सब आप थोड़ा सा डेट याद रख लीजिएगा बस। उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर पर चलेंगे, चैप्टर नंबर 5, द रिवाइवल ऑफ लर्निंग, 1400 से लेकर के 1550 तक। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो चलिए, रोहित कह रहे हैं सर रहने दीजिए, अब तैयार भी होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तैयार करिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलें बेटा, चलो ठीक है, ओके। तो आप इतना रिवाइज करते रहिए। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।